नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जल्द ही मैं पर्यावरण अध्ययन के जो 9 अध्याय हैं उसका सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा। मैंने वहां पर आपको बताया था कि इसमें 200 प्रश्नों का संग्रह किया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपको 100 प्रश्न मिलेंगे। यदि आपने नहीं देखा है, वैसे तो जहाँ तक मुझे लगता है सभी ने देख ही लिया है, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उस वीडियो पर। यदि नहीं देखा है, कोई छूट गया है देखना, तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी। जैसे ही वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उस वीडियो को देखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है। वहीं पर आपको पता चलेगा कि 9 अध्याय कौन से हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 101 से लगाकर 200 प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसा प्यार आपने फर्स्ट पार्ट को दिया है, वैसा ही आपको सेकंड पार्ट को देना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ। अभी तक ये पीडीएफ ऐप्स पे अपलोड नहीं हुई है। जैसे ही 200 प्रश्न की ये वीडियो समाप्त हो जाएगी, अगले दिन आपको ये पीडीएफ हमारे ऐप्स टेट सक्सेस में देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक के सभी एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए देरी ना किए हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन का। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? यहाँ पर जो पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण के बारे में पूछा गया है कि इसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, इसको जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था। क्यों था? उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है जिससे कि उसका जो स्वाद है वो भिन्न होता है? आपने देखा होगा, संतरा आपने खाया होगा कि थोड़ा हल्का खट्टा होता है। बाकी सेब, अनार और केले की तुलना में, इनकी तुलना में जो संतरा होता है वो हल्का खट्टा होता है। तो वो क्यों होता है? कौन सा विटामिन के कारण होता है? इसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा, ये विटामिन सी के कारण होता है, यानी कि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। इसलिए ये सेब, अनार और केले की तुलना में इनका जो स्वाद होता है वो भिन्न होता है। किसका? संतरे का। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी वाला होगा। चलिए, रतौंधी रोग किस तत्व की कमी से होता है? यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सा तत्व है जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग कहाँ पर होता है? ये आँखों में होता है। तो ये किसकी कमी से होता है, इसके बारे में आपको बताना है। विटामिन, आयोडीन, विटामिन ए या फिर वसा के कारण। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। याद रखिएगा, राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला होगा। चलिए, ट्रेकोमा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो ट्रेकोमा रोग होता है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इससे नेत्र प्रभावित होते हैं। जो ट्रेकोमा रोग होता है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो नेत्र होते हैं वो प्रभावित होते हैं ट्रेकोमा रोग से। चलिए, निम्नलिखित में से आपको सत्य कथन बताना है। देखिए आपके सामने 4 विकल्प हैं। वीडियो को आपको पुश करना है, उसके बाद आपको इन चारों विकल्पों को पढ़ना है। फिर आपको इस कूट में आंसर बताना है कि कौन सा सही होगा। वैसे मैं डायरेक्टली इसका सही आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा पहला वाला। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो तीनों विकल्प हैं ये सत्य है। जैसे कि अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो वजन होता है वो 200 किलोग्राम का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लगभग कितने किलोग्राम का होता है? 200 किलोग्राम का होता है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या फिर झाड़ियाँ खा लेते हैं। पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों ही विकल्प सत्य हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जिन खेलों में खेल के नियमों, समय की बाध्यता या फिर किसी मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता उसे क्या कहा जाता है? उस खेल को क्या कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा, उस खेल को स्वतंत्र एवं स्वाभाविक खेल कहा जाएगा, ना कि अनावश्यक खेल कहा जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ पर डी वाला विकल्प सोच रहे होंगे, लेकिन डी वाला विकल्प नहीं रहेगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प रहेगा। जिन खेलों में खेल के नियमों, समय की बाध्यता या किसी मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता उसे क्या कहा जाता है? स्वतंत्र एवं स्वाभाविक खेल कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए,
कहानी सुनना, कॉमिक्स पढ़ना, संगीत सुनना, वीडियो गेम्स खेलना तथा टेलीविज़न देखना आदि को माना जाता है। किस प्रकार का ये किस खेल के अंतर्गत आते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये मनोरंजन खेल है, चाहे वो कहानी हो, कॉमिक्स हो, संगीत हो या फिर वीडियो गेम्स हो या फिर टेलीविज़न हो, इसे हम मनोरंजन खेल के अंतर्गत ही रखते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला होगा। चलिए, मधुबनी चित्रकला के बारे में आपको सही कथन बताना है। जहाँ तक मुझे लगता है आपने पढ़ा होगा, क्योंकि यह प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको पुश करके इन चारों विकल्पों को पढ़ना है और आंसर देना है कोट में। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं आंसर बताऊँगा। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ए, बी और सी। ए, बी और सी ये तीनों विकल्प सत्य रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, पक्षियों आदि दिखाए जाते हैं और यहाँ लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। ये ए, बी और सी सत्य कथन है। यहाँ पर इसकी अकॉर्डिंग यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। संयुक्त परिवार के बारे में पूछा गया है कि कौन सा गुण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दो ही प्रकार के परिवार होते हैं। एक तो होता है एकांकी परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। एकांकी परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं और संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, उनके चाहे वो विवाहित हो या फिर अविवाहित हो, ताऊ ताई, ये सभी संयुक्त परिवार के अंतर्गत आते हैं। सभी संयुक्त परिवार में ही, यानी कि एक खट्टा एक ही परिवार में ये सब रहते हैं। तो यहाँ पर आपको संयुक्त परिवार का एक गुण कौन सा नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आंसर होगा आलस्य का भाव। जो संयुक्त परिवार होता है उसमें आलस्य का भाव नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त होते हैं, ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तो वहाँ पर जितनी भी कृषि होती है उसको वो आसानी से संभाल सकते हैं। शासन व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप होता है और श्रम विभाजन की सुविधा भी होती है। श्रम विभाजन में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम संयुक्त परिवार में नहीं होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, आयु तथा खेल से संबंधित तथ्य आपको बताना है कि आयु तथा खेल से संबंधित तथ्य कौन सा होगा इन चारों विकल्पों में से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त तो सभी तथ्य सत्य है। देखिए, आयु बढ़ने के साथ साथ खेल विकास क्रम में नियमबद्धता आती है। आयु वृद्धि के साथ खेल की क्रियाएं में कमी आती है। आयु बढ़ने के साथ साथ शारीरिक खेलों में कमी तथा मानसिक खेलों में वृद्धि होती जाती है। ये तीनों ही आयु तथा खेल से संबंधित तथ्य सही होंगे। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला होगा। बच्चों द्वारा लुका छुपी, भागना, दौड़ना, एक दूसरे को पकड़ना तथा उछलना कूदना आदि खेल माने जाते हैं। इस प्रकार के जो खेल हैं वो किस खेल के अंतर्गत आते हैं, कौन से खेल आप मानेंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये गतिशील खेल है। चाहे वो लुका छिपी है, भागना दौड़ना हो, एक दूसरे को पकड़ना हो या फिर उछलना कूदना है, इसमें आपको गतिशील देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन होगा, बी वाला होगा। ये गतिशील खेल के अंतर्गत ये खेल आते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, आँखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। यहाँ पर आँखों की सुरक्षा के लिए आपको विटामिन बताना है कौन सा आवश्यक है। जैसे कि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि रतौंधी जब किसी व्यक्ति को हो जाती है तो उसमें कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है, किस तत्व की कमी हो जाती है, उसके बारे में हमने जानकारी दी थी। वही प्रश्न को घुमा दिया गया है और यहाँ पर आँखों की सुरक्षा के लिए पूछा गया है कि वो कौन सा विटामिन है जो आवश्यक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विटामिन ए, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। चलिए, शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है। यहाँ पर देखिए, शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए पूछा गया है कि क्या आवश्यक होगा। कैल्शियम, फास्फोरस। अरे यार क्यों खोला, मत बनाओ वीडियो, खाना खा लो। 1 बज रहा है, उसको क्यों भूखा मार रहा है अपने पीछे। शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है। यहाँ पर आपको बताना है जो शरीर की सामान्य वृद्धि है इसके लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आयोडीन। याद रखिएगा, शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए आयोडीन अति आवश्यक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए,
सभी रसेदार खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। यहाँ पर सभी रसेदार खट्टे फलों के बारे में पूछा गया है कि इनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विटामिन सी। सभी रसेदार खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। शरीर में द्रव्यों की मात्रा को नियंत्रित रखता है वह क्या है। यहाँ पर आपको बताना है जो शरीर में द्रव्यों की मात्रा को नियंत्रित रखता है उसे क्या कहते हैं, वह क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वहाँ जल है। शरीर में जो द्रव्यों की मात्रा को नियंत्रित रखता है उसे जल कहा जाता है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए, यहाँ देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। क्यों होती है ऐसी कि बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। तो इसका कारण है कि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। इसकी वजह से बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से पाचन क्रिया होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है विटामिन ऐसे पदार्थ है जो यहाँ पर विटामिन के बारे में आपको बताना है। जो विटामिन से होते हैं वो कैसे पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में ही आवश्यक होते हैं। विटामिन इसकी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, ये थोड़ी मात्रा में ही आवश्यक होते हैं। ये हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी ही मात्रा में विटामिन पदार्थ आवश्यक होते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। यहाँ पर आपको भोजन बनाने का अच्छा तरीका बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो सब्जियाँ होती हैं उनको आपको अच्छे तरीके से धोकर और फिर काटना चाहिए। ये भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, ये सभी को पता भी है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, किसके लिए मछली घर जिसको हम एक्वेरियम भी कहते हैं इसमें हवा वाला पंप रखा जाता है पानी को साफ करने के लिए, यानी किसके लिए रखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए मछली घर में हवा वाला पंख रखा जाता है, पंप रखा जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, कोई भवन या आवास घर बन जाता है, कब बन जाता है। जैसा कि जहाँ तक मुझे लगता है ये पहले पार्ट में ही इसका आंसर बता चुका हूँ, फिर एक बार बता देता हूँ। कोई भवन या आवास घर कब बनता है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये व्यक्ति अथवा परिवार द्वारा जब रहना प्रारंभ हो जाता है तब कोई भवन या फिर आवास घर बन जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है अच्छे घर की विशेषता आपको बताना है। अच्छे घर की कौन सी विशेषता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, देखिए जो अच्छा घर होता है वो एकांत होता है, एकांतता होता है, उसमें रोशनी एवं हवा का समुच्चय प्रबंध होता है, सुरक्षा भी रहती है अच्छे घर में। तो ये तीनों ही विकल्प एक अच्छे घर की विशेषता होती हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी वाला होगा। चलिए, आवास का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर जब आवास का चुनाव करते हैं तो किस बात का आपको ध्यान रखना है इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा परिवार का आकार एवं संगठन के बारे में आपको सोचना चाहिए, कितना बड़ा है, किस प्रकार से आपको घर लेना है या फिर आवास लेना है, ये आपको परिवार का आकार और संगठन देखकर ही लेना चाहिए। परिवार के क्रियाकलाप को आपको देखना है और परिवार की आर्थिक स्थिति को भी आपको देखना है कि आप जिस घर को रह रहे हैं उसको आप ले सकते हैं या नहीं। तो इस सभी बातों का ध्यान रखना है आपको आवास का चुनाव करते समय। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर उपयुक्त सभी होगा। चलिए, अगला प्रश्न है घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए घरों की 5 विशेषता दी गई है और इसमें आपको विचार करना है, पुश कर लेना है और इन 5 विचारों को यानी इन 5 विशेषताओं को पढ़ लेना है और उसके बाद आपको आंसर देना है कि लेह और लद्दाख के घरों में दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जा सकती है, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सी, डी और ई, यानी कि पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। सी, डी और ई, यानी कि पत्थर के खंभों पर ज़मीन से ये लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर होते हैं लेह और लद्दाख में, और पत्थर तथा गारा और चूने से बनी मोटी दीवार होती हैं लेह लद्दाख में, और लकड़ी के फर्श भी लेह लद्दाख में आपको घरों में देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा सी, डी और ई। इन चारों विकल्पों में से यानी कि इन 5 विकल्पों से मेल खाते हैं लेह और लद्दाख के घरों के ऊपर। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु यानी कि मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकान के लक्षण नीचे दिए गए, यानी कि गांव के मकान के आपको यहाँ पर
5 लक्षण दिए हुए हैं और यहाँ पर इन 5 लक्षणों को आपको पढ़कर बताना है कि ये कौन से राज्य में होना चाहिए, कौन से गांव में होना चाहिए। यहाँ पर राज्य दिए हुए हैं तो आपको राज्य बताना है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये असम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? ये असम में होना चाहिए, जहाँ पर मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं और मकानों की छतें ढालू होती है। और यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो आपको यहाँ पर मैंने बता ही दिया है कि यहाँ गांव किस राज्य में होना चाहिए। तो ये असम राज्य में होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटी रूप से संबंधित है। यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 समूह दिख रहे हैं, यानी कि 4 विकल्प दिख रहे हैं। इसमें से वो कौन सा शब्द समूह है जो आपस में निकटी रूप से संबंधित है? तो वो है लौह, मलेरिया, एनीमिया और रक्त। यह जो शब्द समूह है ये आपस में निकटी रूप से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, बौद्धिक खेल होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है जो बौद्धिक खेल है वो किस प्रकार के खेल होते हैं। तो वो क्रिया प्रधान खेल भी होते हैं, संवेग प्रधान खेल भी होते हैं और चिंतन प्रधान खेल भी होते हैं बौद्धिक खेल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये सभी। चलिए, अगला प्रश्न है, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि उस परिवार को क्या कहते हैं? जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है तो उस परिवार को जन्म का परिवार कहते हैं, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है। चलिए, अगला प्रश्न है, किसने समाज को एक साम्यवादी माना है? आपको इन 4 विकल्पों के माध्यम से बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा ये हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को एक साम्यवादी माना है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, किसने कहा मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है? यहाँ पर आपको बताना है ये किसके द्वारा कहा गया है कि मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये अरस्तु द्वारा कहा गया। चलिए, बच्चों के लिए खेल है। बच्चों के लिए खेल क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बच्चों के लिए जो खेल है ये एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है खेल बच्चों के लिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए, खेल वहाँ क्रिया है जो आनंद प्राप्ति के लिए की जाती है और जिसके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता। यहाँ प्रस्तुत कथन किसका है? तो याद रखिएगा यहाँ जो प्रस्तुत कथन है ये हरलाख का है। याद रखिएगा, खेल वहाँ क्रिया है जो आनंद प्राप्ति के लिए की जाती है और जिसके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता। यहाँ कथन हरलाख द्वारा दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, समाज एक साम्यव है। इसके बारे में अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था, प्रश्न रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हर्बर्ट स्पेंसर का विचार है कि समाज एक साम्यव है। तो राइट आंसर सी वाला होगा। चलिए, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कॉन्सोलॉजी में। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो याद रखिएगा ये इथोलॉजी में जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हमारा सी वाला होगा। चलिए, अब यहाँ पर आपको मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन बताना है। सबसे पहले तो आपको इन 4 विकल्पों को पढ़ना है पुश करके, उसके बाद आपको यहाँ पर विचार करना है कि कौन सा विकल्प होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर होगा दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है और मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो ये जो 3 विकल्प हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस हिसाब से जो पहला वाला विकल्प रहेगा वो हमारा राइट होगा। चलिए, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि जो चमगादड़ है वो स्तनधारी है। क्यों है? क्योंकि वो बच्चे देता है, जो बच्चे देता है वो स्तनधारी जीव होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपको इन 4 विकल्पों में से सही कथन को जानना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयाँ हैं। ये आप सभी को पता है और यही कथन जो है यहाँ पर सही होगा। चलिए, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन बल मिला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, सरल है, आप सभी को पता है कि ये सुंदरलाल बहुगुणा
के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा होगा, बी वाला होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सरल, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछा गया है। तो वो है केचुआ। जो केचुआ है दोस्तों, ये किसान का मित्र कहा जाता है। ये एक प्राणी ऐसा है जो किसान का मित्र केचुआ को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, सोडा कांच का सहघटन है। यहाँ पर आपको सोडा कांच का सहघटन बताना है। तो राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। ये सोडा कांच का सहघटन है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए, साधारण नमक और लोहे की छीलन को पदार्थों के किस गुण के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ये विलेयता के साधारण नमक और लोहे की छीलन को पदार्थों के विलेयता के गुण के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन में अत्यधिक प्रयोग की जाने वाली पॉलीथीन किस प्रकार की प्लास्टिक है। आप जो पॉलीथीन यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको बताना है कि ये किस प्रकार की प्लास्टिक है। तो याद रखिएगा, ये थर्मोप्लास्टिक होती है जो आप हर रोज़ प्रयोग करते हैं। तो ये किस प्रकार की प्लास्टिक होगी, ये थर्मोप्लास्टिक होगी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी वाला होगा। चलिए, द्रव्य का वाष्पन बनकर उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। जो द्रव्य पहले बनता है उसके बाद वो वाष्पन बनकर उड़ जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा, उसको वाष्पन कहते हैं। साधारण सा है, द्रव्य का वाष्पन बनकर उड़ने की प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है या फिर वाष्पन कहलाती है। चलिए, घरों में प्रयुक्त सिलेंडरों से गैस के रिसाव पर जो दुर्गंध आती है वहाँ पदार्थ कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है, आपको जानकारी होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा एथिल मरकेप्टन। याद रखिएगा, घरों में जो प्रयुक्त सिलेंडरों से गैस का रिसाव होता है, जो दुर्गंध आती है, वहाँ पदार्थ एथिल मरकेप्टन होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, सेक या फिर लाइकेन है। तो याद रखिएगा, जहाँ तक मुझे लगता है ये प्रश्न आपने पढ़ा होगा क्योंकि एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा सहजीवी। जो सेल लाइकन होते हैं वो सहजीवी होते हैं। झूम खेती के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको सभी को पता होगा कि झूम खेती कहाँ पर की जाती है, किस में होती है, किस राज्य में होती है। तो याद रखिएगा, ये मेघालय में होती है। जो झूम खेती होती हैं ये अधिकतर कहाँ पर होती हैं, मेघालय में होती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यहाँ पर आपको सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताना है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वृष्टि। वृष्टि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी वाला होगा। चलिए, बीटी कपास है। बीटी कपास क्या है, ये प्रश्न आपने पढ़ा होगा क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। तो जो बीटी कपास होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का ट्रांसजेनिक पौधा होता है। तो राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। चलिए, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको आप कैसे पहचानेंगे, इन्हें चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है। तो यहाँ पर इसकी पहचान इस प्रकार होती है कि मिट्टी में जो लवण सांद्रता होती है वो अधिक होती है। इस प्रकार आप कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी को पहचान सकते हैं, ये उसकी विशेषता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। बांस, केला, गन्ना, सरसों, इन चारों विकल्पों में से आपको द्विबीजपत्री पौधा को पहचानना है और वो है सरसों। याद रखिएगा, सरसों द्विबीजपत्री पौधा के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी वाला होगा। चलिए, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, यहाँ पर आपको बताना है। जो पौधों में जल का अधिग्रहण होता है वो किसके द्वारा होता है। सरल सा प्रश्न है, ये जाइलम के द्वारा होता है पौधे में जल का अधिग्रहण। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है,
इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यहाँ पौधा है, यहाँ पर आपको बताना है, जिससे सब्जी भी बनाई जाती है और उस बीजों से तेल भी प्राप्त किया जाता है। उस पौधे को क्या कहा जाता है? साधारण सा प्रश्न है। देखिए, सरसों की हम सब्जी भी बनाते हैं और सरसों का तेल भी उपयोग में लेते हैं। जब आप सब्जी बनाते हैं तो उसमें आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं और सरसों की सब्जी भी बना सकते हैं। और सरसों का जो पौधा होता है उसमें पत्तियां होती ही हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि झूम खेती कहाँ पर की जाती है, तो ये मिजोरम में की जाती है। यहाँ पर आपको इन 5 कथन को अच्छे से पढ़ लेना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, क्योंकि इसका डायरेक्टली मैं आंसर बताऊंगा। तो आपको इन 5 कथनों को जल्दी से पढ़ लेना है और आंसर आपको कूट में बताना है कि इनमें से सही कथन कौन सा होगा झूम खेती के संबंध में, जो कि मिजोरम में की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि इस फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। बीज बोने से इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है और एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। ये जो पहला, दूसरा और चौथा जो विकल्प हैं ये सही रहेगा झूम खेती के संदर्भ में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जल क्रमक में जल पादप पल्वक व्यवस्था के बाद आती है। कौन सी व्यवस्था आती है? जल क्रमक में जल पादप पल्वक अवस्था के बाद की अवस्था आपको बताना है कौन सी आएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो निगमनी अवस्था आएगी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार से लेकर अल्पलाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? यहाँ पर आपको बताना है कहाँ पर मिलती हैं। भारत के भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार से लेकर अल्पलाइन प्रकार की वनस्पति, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश में मिलती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए, वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। यहाँ पर शारीरिक लक्षणों को क्या कहते हैं? वातावरण के अनुकूल पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उसे अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः है। यहाँ पर आपको बंदर, शेर और चूहे के घर क्रमशः यानी कि क्रम में बताना है कि बंदर का कौन सा घर होता है, शेर का कौन सा होता है और चूहे का घर कौन सा होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बंदर पेड़ पर रहता है, यानी कि पेड़ उसका घर है, शेर गुफा में रहता है और चूहा बिल में रहता है। तो इसके अंतर्गत हमारा सी वाला विकल्प सही रहेगा। चलिए, घास के मैदान की खाद्य कड़ी में सर्वोत्तम उपभोक्ता है। यहाँ पर देखिए, घास के मैदान की खाद्य कड़ी में सर्वोत्तम उपभोक्ता के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा मांसाहारी। खाद्य के मैदान की खाद्य कड़ी में जो सर्वोत्तम उपभोक्ता होता है वो मांसाहारी होता है। चलिए अगला प्रश्न है, तालाब एवं झील किस प्रकार के आवास है? यहाँ पर आपको बताना है जो तालाब और झील है ये किस प्रकार के आवास होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये जलीय आवास होते हैं। साधारण सा प्रश्न है, राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेलगाड़ी में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं, यानी कि नई दिल्ली से चेन्नई तक कौन सी नदी वो पार नहीं कर पाएगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा हमारा गंगा। कृष्णा, नर्मदा और गोदावरी ये तीनों ही नदी को जो गुरप्रीत है वो पार कर लेगा, क्योंकि ये नई दिल्ली से चेन्नई के बीच में आती है, गंगा नदी नहीं आती है। तो यहाँ गंगा नदी को पार करने की संभावना नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? यहाँ पर भारत में बताना है कि कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है इन चारों विकल्पों में से। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा।
आवास के मुख्यतः कितने घटक होते हैं? यहाँ पर देखिए आवास के घटक के बारे में पूछा गया है कि कितने होते हैं, 1, 3, 2, 4। तो याद रखिएगा ये 2 प्रकार के होते हैं। आवास कौन कौन से आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि आवास कितने प्रकार के होते हैं, कितने घटक होते हैं, तो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है वो 2 कौन कौन से होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की विशेषताएं। यहाँ पर देखिए पर्वतीय आवासों में पूछा गया है कि इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की विशेषता क्या होगी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इनकी त्वचा मोटी होती है, इनकी त्वचा पर बड़े बड़े बाल होते हैं और इनके खूर बहुत मजबूत होते हैं। ये पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की विशेषता होती हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? यहाँ पर कौन सा जोड़ा ठीक होगा उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा असोम बिहू। असोम बिहू का नृत्य होता है और ये जोड़ा ठीक है बाकी 3 जोड़ों से। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पाइपलाइन परिवहन का संबंध निम्नलिखित में से किससे हैं? जल, खनिज तेल, बिजली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा खनिज तेल। पाइपलाइन परिवहन का संबंध खनिज तेल से होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए निम्नलिखित में से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे? यहाँ प्रश्न हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर है प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम प्राथमिक उत्पादक जीव प्रभावित होंगे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी वाला होगा। चलिए पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, पेलिसेड। तो थोड़ी देर पहले इसका आंसर मैंने आपको बताया था। जाइलम, पौधों में जल का अधिग्रहण जाइलम के द्वारा होता है। पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मृत सागर क्या है? यहाँ पर मृत लिखा हुआ है कि मृत सागर क्या है? तो मृत सागर ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, उसे मृत सागर कहा गया है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला होगा। चलिए जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम पारित किया गया। यहाँ पर जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम पारित कब किया गया इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये 1978 ईस्वी में जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम पारित किया गया। किसमें? 1978 में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए विश्व भर में जल दिवस कब मनाया जाता है? साधारण सा प्रश्न है। आप सभी को पता है कि विश्व भर में जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व भर में जल दिवस मनाया जाता है। जिस जल में साबुन या डिटर्जेंट आसानी से झाग उत्पन्न करता है वहाँ कहलाता है, वहाँ कौन सा जल कहलाता है? तो याद रखिएगा वहाँ मृदु जल कहलाता है। कौन सा जल कहलाएगा? मृदु जल कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वथन या फिर उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। यहाँ पर आपको उबलना और वाष्पीकरण में अंतर बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं होता है। तो ये वाष्पीकरण और क्वथन में अंतर होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती। जो रेखा की माँ है वो रोजाना तालाब से पानी लाती है और उसमें फिटकरी डालती है। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित कर सके। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, लकड़ी, ईंट, स्टील, कंक्रीट आदि से निर्मित आश्रय होता है किस प्रकार का होता है? तो याद रखिएगा ये मृदु भी होता है और कठोर भी होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर दोनों होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न स्तर के जीवधारी जैसे कि बैक्टीरिया, कवक आदि को किस श्रेणी में रखा जाता है? यहाँ पर बैक्टीरिया, कवक आदि को किस श्रेणी में रखा जाता है इसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा इन्हें अपघटक की श्रेणी में रखा जाता है। जो बैक्टीरिया होता है, कवक होता है, इनको अपघटक की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है,
मैदानी क्षेत्रों में सामान ढोने के लिए गधे व एवं खच्चर का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में इसके समतुल्य, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में इसके लिए क्या है समतुल्य, तो वो है याक। मैदानी क्षेत्रों में सामान ढोने के लिए तो आपने गधे एवं खच्चर का नाम सुना ही होगा, इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें याक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए, मध्य रेलवे का स्थापना समय, यहाँ पर स्थापना वर्ष बताना है मध्य रेलवे का क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वर्ष 1951। याद रखिएगा, मध्य रेलवे की जो स्थापना हुई थी वो 1951 में हुई थी। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए, हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग आपको बताना है कौन सा है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग आपको बताना है कि हमारे देश में आवागमन के लिए कौन सा सबसे अधिक ऊंचाई पर राजमार्ग है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वो है मनाली लेह राजमार्ग। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, ओडिशा में कौन सा बंदरगाह स्थित है। यहाँ पर आपको बताना है जो ओडिशा है इसमें कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पारादीप। याद रखिएगा, ओडिशा में जो पारादीप बंदरगाह है वो स्थित है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। मुंबई स्थित हवाई अड्डे का नाम आपको बताना है कि जो मुंबई स्थित हवाई अड्डा है उसका क्या नाम है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। याद रखिएगा, जो मुंबई स्थित हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल उसका नाम है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान कौन सा होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा रेल परिवहन सेवा। याद रखिएगा, रेल परिवहन सेवा भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। राष्ट्रीय पशु है, सरल सा प्रश्न है। आप सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। सरल सा प्रश्न है, कौन है, बाघ है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा होगा, सी वाला होगा। चलिए, वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है क्या होता है। बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, मृदा अपरदन होता है, या फिर ये सभी होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से बाढ़ भी आती है, सूखा भी पड़ता है और मृदा अपरदन भी होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर आपको बताना है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी वनस्पतिहीन हो जाएगी, वनस्पति सूख जाएगी और वग्नाहीन की घटनाएं बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रक रोड संचालित होता है अमृतसर कोलकाता के बीच होता है, मुंबई चेन्नई के बीच, दिल्ली कोलकाता के बीच, या फिर दिल्ली मुंबई के बीच। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो ग्रांड ट्रक रोड संचालित होता है वो अमृतसर से कोलकाता के बीच होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण होने वाली भीड़ भाड़ पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा तरीका अधिक सही है। यहाँ पर आपको तरीका सही बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यातायात संबंधी नियम को कठोरता से लागू करना। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सी होगी। तो देखिए, राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें के बारे में पूछा गया है, तो वो है राज्य की राजधानियाँ की जो सड़कें हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें होती हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, परिवहन के सभी साधनों में से किस साधन से अधिकतम यात्री यात्रा करते हैं। सरल सा प्रश्न है। आप सभी को पता होगा कि परिवहन के सभी साधनों में से सड़क एक ऐसा साधन है जिससे अधिकतम यात्री यात्रा करते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूकंप मापा जाता है, जो भूकंप है ये किससे मापा जाता है। तो याद रखिएगा, ये रिक्टर पैमाने से मापा जाता है भूकंप। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो डी वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है,
प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी, उनके बीच की दूरी थी। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली, तो वो मुंबई से ठाणे तक चली। लेकिन यहाँ पर आपको उनके बीच की दूरी को बताना है, कितने किलोमीटर चली थी, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा, ये 34 किलोमीटर चली थी। प्रथम रेलगाड़ी जो मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी, उनके जो बीच की दूरी थी वो 34 किलोमीटर थी। यानी कि पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण आपको बताना है कि विश्व भर में जो जल संकट का प्रमुख कारण है वो क्या है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वो है नगरीकरण, जो कि आप सभी को पता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है। यहाँ पर सदाबहार पेड़ कौन सा नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सहतूत। सहतूत सदाबहार पेड़ नहीं होता है। नीम, इमली और बबूल, ये तीनों ही पेड़ सदाबहार पेड़ के अंतर्गत आते हैं, सहतूत नहीं आता है। फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है, परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक है। यहाँ पर देखिए, विकासवादी सिद्धांत के समर्थक कौन है, परिवार की उत्पत्ति के, इसके बारे में आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वेस्टमार्क, लुईस मॉर्गन, ये परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, एक पत्नी के एक से अधिक पति वाला परिवार क्या कहलाता है। इसके बारे में आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूं कि एक पत्नी के एक से अधिक पति वाला परिवार को क्या कहते हैं, तो उस परिवार को बहुपत्नी परिवार कहते हैं। जहां पर एक पत्नी के अधिक पति हो, उस परिवार को बहुपत्नी परिवार कहा जाता है। चलिए, यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करे तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत कीजिए। यह कथन किसका है, यहाँ पर आपको बताना है। जो है कथन दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये प्लेटो के द्वारा कहा गया है कि यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करें तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत कीजिए। ये प्लेटो द्वारा कहा गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। चलिए, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा, ये पिनाली में स्थापित हुआ था भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र। अब पिनाली कहाँ पर स्थित है, यानी कि कौन से राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा पिनाली राजस्थान में स्थित है। और भारत में जो प्रथम बायोगैस संयंत्र है ये कब स्थापित हुआ था, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, 1962 में। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र पिनाली में स्थापित हुआ था, पिनाली राजस्थान में स्थित है, और ये 1962 में स्थापित हुआ था भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र। तो इन तीनों बातों का ध्यान आपको रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। जो शुष्क बर्फ है ये किसका ठोस रूप है, इसके बारे में आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। याद रखिएगा, जो शुष्क बर्फ है ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था। यहाँ पर आपको बताना है, जो राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण वन मंत्रालय का जो सृजन है वो कब किया गया था। तो याद रखिएगा, ये 17 सितंबर 1985 को किया गया था, राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण वन मंत्रालय का सृजन। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। यहाँ पर आपको पर्यावरण के प्रमुख कितने समघटक होते हैं, सहघटक होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 3। याद रखिएगा, पर्यावरण के प्रमुख 3 संघटक होते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए, कौन सी विधा ने मानव जीवन को सामूहिक जीवन प्रदान किया है, वो कौन सी विधा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, वो पशुपालन है। पशुपालन विधा ने मानव जीवन को सामूहिक जीवन प्रदान किया है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, अंतिम प्रश्न है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में भी आपको 100 प्रश्न मिलेंगे, टोटल 200 प्रश्न हो जाएंगे यहाँ पर कंप्लीट। तो अंतिम प्रश्न है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में यहाँ प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिएगा,
1973 ईस्वी में प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। यहीं पर आज के जो 100 प्रश्न थे भाग 2 था पर्यावरण अध्ययन का, यहीं पर समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, कमेंट्स करना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।